Hello everyone, today we will discuss types of operating system। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देखेंगे। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे निम्नलिखित टाइप के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है सिंगल यूज़र सिस्टम। एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वह होता है जिसमें केवल एक प्रोग्राम एक ही बार में क्रियान्वित होता है। पहले समय के अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र होते थे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें एक प्रोग्राम में अधिक प्रोग्राम एक बार में क्रियान्वित नहीं कर सकते। इसलिए इस सिस्टम में प्रोग्राम एक लाइन में व्यवस्थित हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम एक प्रोग्राम को तुरंत मान्यता नहीं देता जब तक कि उसके साथ कोई पहचान न हो। इसके लिए सूचनाओं का होना बहुत ज़रूरी है जिसमें कि आप उस प्रोग्राम को पहचान सकें। अदर पेरिफेरल डिवाइस भी प्रोग्राम क्रियान्वित करने के लिए इंफॉर्मेशन की मांग करते हैं। ये सारे निर्देश एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है। नेक्स्ट टाइप है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफ़र करके स्पीड देता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से खुद की क्रियाओं पर निगरानी रखता है और ऑटोमेटिक रूप से अदर एप्लीकेशंस प्रोग्राम को कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये सभी अन्य प्रोग्रामों के निर्देशों को मशीन के समझने के योग्य बनाता है। ये कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज़ के संचालन और नियंत्रण के अलावा मानव द्वारा इनपुट किए गए डेटा और आउटपुट किए गए रिजल्ट को भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र करता है। इसमें एक ही कंप्यूटर द्वारा दो या अलग और स्वतंत्र प्रोग्रामों को एक के बाद एक प्रोग्राम को चलाने की प्रक्रिया को मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में दो या अधिक प्रोग्राम को मेन मेमोरी में स्थापित कर उन्हें एक साथ चलाने की धारणा का उपयोग किया गया है। मल्टी प्रोग्रामिंग से सीपीयू की यूटिलिटी उपयोगिता इतनी बढ़ जाती है कि उसके पास रन करने के लिए हमेशा एक जॉब होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई जॉब्स को मेमोरी में रखता है। ये मेमोरी से एक जॉब लेता है, जॉब को एक्सिक्यूट करता है। यदि जॉब किसी कार्य के लिए इंतज़ार करता है तो सीपीयू के द्वारा दूसरी जॉब को रन करना शुरू कर दिया जाता है। इस सिस्टम में एक साथ कई जॉब रन हो सकते हैं तथा सीपीयू के समय का इसमें सदुपयोग होता है। कुछ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में कुछ निश्चित कार्य ही क्रियान्वित किए जाते हैं। उन्हें मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड टास्क कहते हैं। जहाँ पर कार्यों की संख्या अनिश्चित होती है वहाँ उसे मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रोसेस होते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग शब्द का प्रयोग एक प्रोसेसिंग अप्रोच को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है
जहाँ पर दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के सिस्टम में भिन्न तथा स्वतंत्र प्रोग्रामों के निर्देश एक ही समय में एक से अधिक प्रोसेसरों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं या प्रोसेसरों द्वारा विभिन्न निर्देशों का क्रियान्वयन एक के बाद एक किया जाता है जो कि एक ही प्रोग्राम से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों जिनमें दो या दो से अधिक सीपीयू लगे हों तथा उनमें ये कैपेबिलिटी हो कि वह विभिन्न प्रोग्रामों का क्रियान्वयन एक साथ कर सके में होता है। मल्टी प्रोसेसिंग से कंप्यूटर की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। ये तकनीक पैरेलल प्रोसेसिंग को सहायता प्रदान करती है तथा इस तकनीक में एक सीपीयू खराब होने पर जो कार्य है वो दूसरे सीपीयू द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं बैच प्रोसेसिंग। स्टार्टिंग में पंच कार्ड के प्रयोग से बैच प्रोसेसिंग द्वारा कार्य संपन्न होते थे। बैच प्रोसेसिंग में प्रोग्राम्स को एक बैच बनाकर क्रियान्वित किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये टेक्निक ऑटोमेटिक जॉब परिवर्तन के सिद्धांत पर निर्भर है। यही सिद्धांत अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक यूजर अपने प्रोग्राम्स को ऑफलाइन तैयार करता है तथा कार्य पूरा हो जाने पर उसे डाटा प्रोसेसिंग सेंटर पर जमा कर देता है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर उन सारे प्रोग्राम्स को कलेक्ट करता है जो कि एक कार्ड पर पंच रहते हैं। जब ऑपरेटर प्रोग्राम्स के बैच को कलेक्ट कर लेता है तब वह उस बैच को कंप्यूटर में लोड कर देता है या फिर उन प्रोग्राम्स को एक एक करके क्रियान्वित करता है। इसलिए वह आउटपुट को प्राप्त करता है। इसमें बहुत से कार्य मतलब जो अलग अलग कार्य हैं वो एक ही समय में एक एक करके क्रियान्वित किए जाते हैं। जनगणना जैसे कार्यों में बैच प्रोसेसिंग का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग को हम सीरियल, सीक्वेंशियल, स्टैक्ड जॉब प्रोसेसिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम में कंप्यूटर के रिसोर्स को विभिन्न प्रोग्राम्स को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। इसमें सीपीयू के द्वारा कई जॉब एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। टाइम शेयरिंग में सीपीयू का समय सभी प्रोग्राम के वेस्ट टाइम को बांट दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रत्येक यूजर को दिया जाने वाला जो समय होता है वो SLIC स्लाइस कहलाता है। टाइम स्लाइस 10 से 20 माइल सेकंड तक का होता है। जैसे ही टाइम स्लाइस की अवधि समाप्त होती है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीपीयू अगले यूजर को दे दिया जाता है। यदि प्रोसेस दिए गए समय से अधिक टाइम लेता है तो उस प्रोसेस को बीच में रोककर वेटिंग में रख दिया जाता है और उसे सेकेंडरी मेमोरी में डाल दिया जाता है तथा फिर से ज़रूरत पर सीपीयू में ले लिया जाता है और ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम स्वैपिंग कहते हैं। सीपीयू की पूरी कार्यक्षमता का उपयोग किया जाता है तथा कई यूजर को एक साथ कंप्यूटिंग की ये सुविधा देता है। नेक्स्ट देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा का बहुत अधिक महत्व होता है तथा जॉब की प्रोसेसिंग इस निर्धारित समय सीमा में पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर पूरा सिस्टम फेल होने की पॉसिबिलिटी रहती है। रियल टाइम सिस्टम का उपयोग ऐसी एप्लीकेशन में किया जाता है जहां डाटा इनपुट करने के साथ साथ उस पर तुरंत या निश्चित सीमा के अंदर परिणाम देने की आवश्यकता होती है। इस
प्राप्त परिणाम के आधार पर ही सिस्टम अगला डिसीजन लेता है, जो सिस्टम द्वारा की जाने वाली अगली क्रिया के लिए इनपुट का कार्य होता है। समय सीमा के बाद दिए गए निर्देशों का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे स्थान पर उपयोग होता है जहां कंप्यूटर को डेटा इनपुट लेने के साथ ही निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस प्रॉपर रेस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड कराना होता है। इसमें हर प्रोसेस को उसकी प्रायोरिटी के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो इस बात की गारंटी देता है कि कॉम्प्लिकेटेड वर्क अपने निर्धारित टाइम में पूरा कर लिया जाएगा। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम सिस्टम की बाधाएं कम होती हैं। इसमें जटिल रियल टाइम टास्क को अन्य टास्क पर प्रायोरिटी दी जा सकती है। इसकी उपयोगिता हार्ड रियल टाइम सिस्टम की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कई सारे सीपीयू होते हैं। इसका उपयोग एक ही समय पर कई सीपीयू पर प्रोग्राम रन करने के लिए किया जाता है। यूजर को अगर ये ऐसा लगता है कि वह सिस्टम यूनिक प्रोसेसर है, परंतु कई प्रोसेसर समांतर रूप से प्रक्रिया करते हैं। इसमें सीपीयू की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए प्रोसेसर की शेड्यूलिंग श्रेष्ठ होनी चाहिए, इसलिए अधिक जटिल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की आवश्यकता होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनि प्रोसेसर सिस्टम की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इसमें मल्टी प्रोसेसर होते हैं। इसलिए यदि एक सीपीयू काम करना बंद कर देता है तो जो दूसरा सीपीयू है वो अपना काम शुरू कर देते हैं। ये उस सिचुएशन में और अधिक कुशलता से कार्य करता है। ये माइक्रो प्रोसेसर मेन फ्रेम की तुलना में काफ़ी सस्ता भी होता है और पावरफुल होता है। अब बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये संगठित प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर के स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मल्टीपल कंप्यूटर और प्रोसेसर होते हैं, लेकिन यूज़र मल्टीपल कंप्यूटर्स के अस्तित्व के बारे में अवेयर रहते हैं और एक मशीन से दूसरे मशीन में फाइल की कॉपी करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है। इसमें प्रत्येक कार्य के ऑटोमेटिक भाग में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और हर यूज़र अपने सिस्टम पे कार्य करता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।